हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, उसमें मैं 11th एनसीईआरटी बायो के सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ, इस लेक्चर में मैं 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी जो सिलेबस है एनसीईआरटी 11th बायो में, उस सिलेबस को लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे जो 11th बायो आ रही है एनसीईआरटी में, उसमें 22 यानी कि 22 चैप्टर हैं। 22 यानी कि 22 चैप्टर हैं। और देखिए कौन कौन से चैप्टर में इनके बारे में शॉर्ट में चर्चा करने वाला हम। सबसे पहले हम बात करेंगे जीव जगत की। जीव जगत क्या है, सजीव किसे कहते हैं, और सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है, सजीव को सजीव कहने के पीछे क्या रीजन्स होती हैं, सजीव के ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो निर्जीव में नहीं होते, और निर्जीव के ऐसे कौन से गुण हैं जो सजीव में नहीं होते। इन सब के बारे में बात करेंगे हम पहले चैप्टर में, जीव जगत में, है ना। दूसरा जो चैप्टर है वो है हमारा जीव जगत का वर्गीकरण। अब जीव जगत को कितने जगतों में, यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण किया गया है, तो जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से जीव हैं, कितने जगतों में बांटा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे RH व्हिटेकर ने कहा था 5 जगत है, पंच जगत अवधारणा दी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये 5 जगत जो हैं वो किस पार्ट में है, हमारे 2nd चैप्टर में है। इसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर जो है वो है वनस्पति जगत, यानी कि इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं किसकी, इसमें प्लांट्स के बारे में बात करेंगे हम, किसकी, प्लांट्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले शैवाल, उसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और लास्ट में देखेंगे हम एंजियोस्पर्म। और इसके अलावा हम इसमें चैप्टर में देखते हैं पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस। तो सबसे पहले चैप्टर में हम जीवों के बारे में देखेंगे, जीव क्या है, क्या नहीं है, कौन कौन से गुण हैं। दूसरे चैप्टर में हमने बात की कि जीव जगत को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। वनस्पति जगत में हम केवल और केवल पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, यानी कि जीव जगत के वर्गीकरण में देखो 5 जगत में बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसमें पहले 3 जो जगत हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा, जबकि जो चौथा जगत है ना प्लांटी, एक जो चौथा है वो प्लांटी, उसको तीसरे चैप्टर में पढ़ा जाएगा। और जो हमारा 5वें जगत है जो एनिमेलिया है, उसको हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर में, तो ये तीनों जो दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर है, ये पंच जगत अवधारणा से ही संबंधित हैं। तो प्राणी जगत में हम क्या देखेंगे, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, है ना, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, प्लेटी हेलमिंथी, जेस्के हेलमिंथी, जिकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इन सब के बारे में हम डिटेल से देखेंगे इस पार्ट में, चैप्टर नंबर 4 में। इसके बाद जो पहली यूनिट होती है हमारी समाप्त। इसके बाद हमारे पास क्या है, 5वां चैप्टर है वो है पुष्पीय पादपों की आकारिकी। यानी इस चैप्टर में हम पुष्पीय जो पादप हैं, है ना, पुष्पीय जो पादप हैं जिनमें पुष्प का निर्माण होता है, पुष्पों का निर्माण होता है, उन पुष्पों का निर्माण करने वाले पादपों की आकारिकी, आकार के बारे में देखेंगे, यानी बाह्य संरचना के बारे में जानकारी करेंगे। क्या उसकी जड़ है, क्या उसकी तना है, क्या उसकी पत्तियां हैं, पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, पर्ण विन्यास क्या है, तना कैसा है, तने पर क्या विशेषताएं हैं ना, तने के रूपांतरण देखेंगे, पत्ती के रूपांतरण देखेंगे, जड़ों के रूपांतरण देखेंगे। तो डिटेल में बात करनी है, और बहुत अच्छा और बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन लंबा चैप्टर भी है और लेकिन समझने के लिए बहुत सबसे शानदार चैप्टर है पुष्पीय पादपों की आकारिकी। इसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो है पुष्पीय पादपों का शरीर। देखिए, इसमें पुष्पीय पादपों की आकारिकी मतलब बाहर से देखा है, और जबकि जो छठा चैप्टर है पुष्पीय पादपों का शरीर, इसको अंदर डीप जाकर, यानी कि जो पौधा है उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, मतलब जड़ की आंतरिक संरचना। इसमें जड़ के रूपांतरण वगैरह देखेंगे, बाहर से देखेंगे, लेकिन इस चैप्टर में जड़ की आंतरिक संरचना, ठीक है, पत्ती की आंतरिक संरचना, तने की आंतरिक संरचना, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है वो है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, यानी इसमें हम ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ऊतकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। क्या है संरचनात्मक ऊतक, जो 4 प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हड्डियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है ना। तो ऊतक जो भी होते हैं वो सब किस चैप्टर में आएंगे, हमारे प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। और इसी चैप्टर के अंतर्गत हम बात करते हैं कॉकरोच, मेंढक, इन सब के बारे में भी, केंचुआ, इन सब के बारे में कहाँ देखेंगे, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन वाले चैप्टर में देखेंगे। ये भी बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत मजा आने वाला है। 11th का सिलेबस देखिए, एक बात बता दूं कि 11th का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छा होता है और टफ होता है। 10th और 12th की तुलना में बहुत टफ बनाया जाता है, और जितने भी कंपटीशंस होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो सिलेबस होता है वो 11th क्लास से ही जाता है। तो मेरा भी उद्देश्य रहेगा, मेरा भी ये रहेगा उद्देश्य कि मैं इस 11th को भी टाइम पर वीडियो बना के आपके पास पहुंचाता रहूं, है ना, क्योंकि 11th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर जो 8 है वो है हमारी शेल, कोशिका। सब जानते हैं इसके बारे में, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है वो है जैव अणु, बायो मॉलिक्यूल। इसमें हम
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि न्यूक्लिक एसिड जो है वो 12th में है, लेकिन थोड़ी सी एक बेसिक नॉलेज हम 11th में भी करेंगे। इसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है वो है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। इसके बारे में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ते हैं हम? कक्षा 9 में। क्या अर्धसूत्री विभाजन है, क्या समसूत्री विभाजन है, इसके अलावा और कौन कौन से विभाजन होते हैं जैसे असूत्री विभाजन, तो उन सब के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है, क्या अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है, माइटोटिक म्यूसिस क्या है, दोनों में अंतर, ये दोनों में किसमें बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 10 में। इसके बाद हमारा है चैप्टर नंबर 11 है पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन का मतलब है जो जाइलम और फ्लोएम वो किस प्रकार से अपनी क्रियाविधि करते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ना है। साथ में विसरण, परासरण, जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य विकुंचन, इन सब के बारे में भी हमें अध्ययन करना है चैप्टर नंबर 11 में पौधों में परिवहन। इसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है खनिज पोषण, यानी कि पौधों में कौन कौन से तत्व होते हैं या फिर पौधों के लिए कौन कौन से तत्व हैं जो अति अनिवार्य हैं या अनिवार्य हैं। वैसे 17 तत्व हैं, 17 तत्व हैं जो पौधों में अनिवार्य तत्व हैं। तो उन तत्वों की अगर कमी हो जाए पौधे में तो क्या लक्षण दिखाई देंगे उस पौधे पर, या पौधे के शरीर में हमें कौन से लक्षण दिखाई देंगे, इस चैप्टर में हम बात करेंगे, है ना। पौधों का निर्धारण किस प्रकार से किया, आर्नन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने निर्धारण किया इन तत्वों का, लेकिन किस मात्रा के आधार पर, कितनी मात्रा होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, इस आधार पर इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर जो 13 है वो है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। जो हमारे जो पौधे हैं उनमें किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि होती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मज़ा आता है इस चैप्टर में। लेकिन एक और बात है दोस्तों इस चैप्टर के बारे में कि मैं समझाऊंगा और आपको पूरा समझ में आएगा। अगर समझ में पूरा आता है तो नंबर भी पूरे देता है। इन चैप्टर्स की तरह नहीं है ये, इनमें भूल सकते हैं, लेकिन अगर इसमें वैसे चांस होते नहीं है भूलने के, क्योंकि इसमें सटासूट चीज़ें चलती है एकदम क्लियर, है ना। तो ये पूरे नंबर देता है। कौन सा पार्ट? उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। क्या C3 साइकिल है, क्या C4 साइकिल है, क्या केम साइकिल है, क्या C2 साइकिल है, इन सभी साइकिलों के बारे में, है ना, हम कहाँ बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण में। क्या प्रकाशिक अभिक्रिया है, क्या अप्रकाशिक अभिक्रिया है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैप्टर नंबर जो 14 है वो है पादपों में श्वसन। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन एक दूसरे के अपोजिट चैप्टर्स हैं थोड़े से। जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे ना हम C3 साइकिल, तो उसका थोड़ा सा पार्ट अपोजिट होके ग्लाइकोलाइसिस नाम से यहाँ आएगा पादपों में श्वसन में। क्या नाम से आएगा? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो पादपों में श्वसन पढ़ेंगे। श्वसन पहली बात कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है श्वसन की क्रिया। देखिए यहाँ पादपों में श्वसन है और हमारा ये जो श्वसन है वो हमारे मानव शरीर और अन्य प्राणियों में श्वसन है। ये श्वसन कहाँ है? पौधों में श्वसन है। और ये वाला श्वसन जो 17वां चैप्टर है वो कहाँ है? हमारे मानव शरीर और थोड़े से जो कीट वगैरह हैं, कॉकरोच, जो भी कीट वगैरह हैं, उन सब के बारे में, श्वसन के बारे में। तो पादपों में श्वसन, आगे बात समझ में। चैप्टर नंबर 15 जो है वो है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। कि पादप वृद्धि कहाँ कहाँ पर होती है, यानी कि 3 स्थल होते हैं, 3 प्रकार के विभुजोतक होते हैं। शीर्षस्थ विभुजोतक, अंतर्वेशी विभुजोतक और एक और होता है जिसे हम कहते हैं शीर्षस्थ विभुजोतक के बाद। तो और देखिए हमारे पास क्या होता है इसी चैप्टर में, परिवर्धन के बारे में हम देखेंगे। क्या वृद्धि है, क्या वृद्धि चाप मापी है या चाप वृद्धि मापी है, इन सब के बारे में इसमें देखेंगे। और इसके अलावा हम परिवर्धन में क्या देखेंगे? जो पादप वृद्धि हार्मोन है या फिर निरोधक हार्मोन है, जैसे जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, है ना, ऑक्सिन है, तो इन सब के बारे में हम यहाँ देखेंगे। और एक और साथ में हार्मोन जो होगा एथिलीन, जो गैसीय हार्मोन है। आर्गेनी ने ये सिद्ध किया था कि ये जो एथिलीन है वो गैसीय हार्मोन है। किस काम आता है? जो फल हैं उनको पकने में सहायता करता है। तो हम बात करेंगे पादप वृद्धि और परिवर्धन में, ठीक है। इसके बाद देखिए जो है हमारा, अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है कौन? यहाँ से हमारी जूलॉजी स्टार्ट होती है। देखिए ध्यान से, मानव शरीर यहाँ से स्टार्ट होता है वास्तव में। इसमें हम बात करेंगे पाचन एवं अवशोषण, मतलब पूरे मानव में पाचन की बात करनी है। इसमें श्वसन एवं गैसों का विनिमय, इसमें श्वसन तंत्र का अध्ययन करना है। इसी प्रकार से 18वां जो चैप्टर है उसमें शरीर द्रव एवं परिसंचरण, मतलब परिसंचरण तंत्र, हृदय से संबंधित रोग, इस चैप्टर में बात करेंगे। उत्सर्जी पदार्थ एवं निष्कासन, यानी इसमें उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे। और भी प्राणियों में कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे नेफ्रॉन तो मानव शरीर में है, किडनी में, है ना, नेफ्रिडिया, वृक्क वगैरह क्या है, और ज्वाला कोशिकाएं क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। गमन एवं संचलन में हम हमारे कंकाल तंत्र की बात करते हैं, किस प्रकार से संधियां होती हैं 2 हड्डियों के बीच में, टेंडन क्या है, स्नायु क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे हम गमन एवं संचलन में। इसके बाद है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर में हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र क्या है, तंत्रिका कोशिका क्या है, मस्तिष्क क्या है, मेरुरज्जु क्या है ना, परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है, जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। क्या मेरु तंत्रिका है, क्या कपालीय तंत्रिका है, इन सब के बारे में हम बात कहाँ करेंगे?
तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय में। और लास्ट जो हमारा चैप्टर है ये भी मानव से संबंधित है और इसमें हम बात करेंगे रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण यानी कि इस चैप्टर में हम बात करते हैं ग्रंथियों की। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियों में हम क्या पढ़ते हैं? अग्नाशय ग्रंथि, वृषण और अंडाशय। और बाकी की कैसी होती हैं? बहिस्रावी और अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियों की मैं बात करूं तो पीयूष ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि, सॉरी अग्नाशय नहीं आएगी, पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, थायराइड, पैराथायराइड, सारी बहुत सारी, थाइमस है, बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो कैसी हैं? अंतःस्रावी। और बाह्यस्रावी ग्रंथियों में हम बात करते हैं दुग्ध ग्रंथियां हैं, पसीना ग्रंथियां हैं। ये कैसी ग्रंथियां हैं? कैसी हैं? बहिस्रावी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 चैप्टर है हमारे 16 से लेकर 22 तक। ये मानव शरीर तंत्र से संबंधित है, ये मानव शरीर से संबंधित है। बाकी हमारे जो ज़्यादातर चैप्टर हैं वो देखिए इसमें बॉटनी है। जैसे कि मैं बात करूं बॉटनी की, देखो बॉटनी कहाँ है? 1 2 3 4 5। अब ये तो दोनों जगह चलता है, 5 के बाद ये भी दोनों जगह चलता है, ये भी दोनों जगह चलेगा क्योंकि जंतु कोशिका भी है और पादप कोशिका भी है। इसके बाद ये जूलॉजी में पहुंचेगा क्योंकि प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के बारे में। इसके बाद पुष्पीय पादप, वनस्पति जगत, जीव जगत का वर्गीकरण, ये तो कॉमन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 चैप्टर में बॉटनी है। हालांकि थोड़ी इधर भी घुसी हुई है बट अलग नहीं कर सकते बिल्कुल हम बॉटनी और जूलॉजी को, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये क्या है? जूलॉजी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है जो मैंने ग्रीन मार्कर से निशान बनाया है वो हमारे क्या है? बॉटनी है। और ये कुछ चैप्टर हैं जो दोनों के लिए कॉमन है, जैसे कोशिका उधर भी है इधर भी है। तो ये आज का लेक्चर मैं लेके आया हूँ। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट करने के विचार हैं, थोड़ा सा मैं अपने स्टूडेंट्स से भी जानना चाहूँगा। मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कहाँ से स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 1 से या फिर मानव तंत्र से, कहाँ से स्टार्ट करना है वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। आपको जो भी चीज़ कठिन लगती है मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके पास अच्छी नॉलेज मिले, आपके पास अच्छी नॉलेज पहुंचनी चाहिए और मेरे द्वारा आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हों तो मुझे खुशी होगी। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।